आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डीसी जाट पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 इतिहास पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। एक ग्लोबल विश्व, दुनिया के विभिन्न देश व्यापार और विचारों तथा संस्कृति के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक युग में आपसी संपर्क तेजी से बढ़ा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क हुआ करता था। रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, जिसे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। भोजन की यात्रा, नूडल चीन की देन है जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन नाम स्पैगेटी है। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला। अर्थात आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद मूल रूप से अमेरिकी महाद्वीपों के खाद्य पदार्थ हैं जो पहले यूरोप पहुंचे और उसके बाद एशिया व अफ्रीका में। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सकें। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। बीमारी, व्यापार और फतह। बीमारी, व्यापार और फतह। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्गों की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वे अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाया और काफी तरक्की की। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क बंद कर दिया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका से प्राप्त खनिज और भू क्षमता के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहा था। उन्नीसवीं शताब्दी 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। इन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व परिवर्तन आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है: व्यापार का आदान प्रदान, श्रम का आदान प्रदान और पूंजी का आदान प्रदान।
वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलता स्वरूप। पारंपरिक तौर से हर देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन यूरोप में आत्मनिर्भर होने का मतलब था लोगों के लिए घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। इसके कारण भोजन की मांग में भी भारी इजाफा हुआ। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्के के आयात पर कड़े नियंत्रण लगा दिए। इससे ब्रिटेन में भोजन की कीमतें और बढ़ गई और इसके बाद उद्योगपति और शहरी लोगों ने सरकार को कॉरन लॉ समाप्त करने के लिए बाधित कर दिया। कॉरन लॉ। सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे ही कॉरन लॉ कहा जाता था। कॉरन लॉ हटने के प्रभाव। कॉरन लॉ हटने के प्रभाव। कॉरन लॉ के हटने का मतलब था कि ब्रिटेन में जिस भाव पर भोजन का उत्पादन होता था उससे कहीं सस्ते दर पर उसे आयात किया जा सकता था। ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज इस स्थिति में नहीं थे कि सस्ते आयात के आगे टिक सकें। खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया गया और लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। लोग एक बड़ी संख्या में काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कई लोग विदेशों की तरफ भी पलायन कर गए। गिरते दामों की वजह से ब्रिटेन में खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। साथ में औद्योगिकरण से लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को और भोजन आयात करने की जरूरत पड़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में जमीन का एक बड़ा भाग साफ करके खेती की जाने लगी। अनाज को बंदरगाहों तक सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी हो गया था। इसके लिए रेल लाइनें बिछाई गई ताकि खेत से अनाज को सीधा बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। खेत पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बसाने की जरूरत भी महसूस हुई। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से इन भागों तक पूंजी भी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी पड़ रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए भारी संख्या में लोग पलायन करके वहां पहुंचने लगे। 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। इस दौरान पूरी दुनिया के विभिन्न भागों से लगभग 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। इसके साथ श्रम व पूंजी के प्रवाह और तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में बड़े ही जटिल परिवर्तन हुए। तकनीक की भूमिका। तकनीक की भूमिका। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोजें हैं रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में महासागरों के पार ले जाना आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगे। मीट का व्यापार। मीट का व्यापार। मीट का व्यापार इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नई टेक्नोलॉजी ने किस तरह आम आदमी का जीवन बेहतर हो जाता है। 1870 के दशक तक जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था। जिंदा जानवरों को जहाज में ले जाने से कई परेशानियां होती थी। वे ज़्यादा जगह लेते थे और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसके कारण यूरोप के ज़्यादातर लोगों के लिए मीट एक विलासिता की वस्तु थी। रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी ने तस्वीर बदल दी। अब जानवरों को अमेरिका में ही हलाल किया जाता और प्रोसेस्ड मीट को यूरोप ले जाया जाता। इससे शिप में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाया। इससे यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा और कीमतें गिर गई। अब आम आदमी भी नियमित रूप से मीट खा सकता था। 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हो। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट दिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई। रीडर पेस्ट। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। रीडर पेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है। अफ्रीका में रीडर पेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति के समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका जैसा महादेश था, वहाँ पर जमीन और खनिजों का अकूत भंडार था। यूरोपियन लोग खनिज और बागानों से धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहाँ मजदूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी। वहाँ एक और बड़ी समस्या ये थी कि स्थानीय लोग मेहनताना देने के बावजूद काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी और वहाँ उपलब्ध संसाधनों की वजह से लोगों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। उन्हें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी कि पैसा कमाने के लिए काम करें। रीडर पेस्ट का प्रकोप। रीडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रीडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गया। 1892 में आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रीडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियनों को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। 1. लोगों पर इतना अधिक टैक्स लगाया गया कि उन्हें केवल वो ही अदा कर पाते थे जो खानों और बागानों में काम करते थे। 2. उत्तराधिकार के कानून को बदल दिया गया। अब परिवार का एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। इससे अन्य लोगों को मजदूरी करने पर बाध्य होना पड़ा। 3. खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं थी। गिरमिटिया मजदूर। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से भूमिहीनों व मजदूरों को कुछ रकम नगद देकर एक कागज पर अंगूठा लगवाकर एग्रीमेंट करके कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी, सिलोन और मलाया भेजा गया। इन मजदूरों को गिरमिटिया या बंधुआ मजदूर कहा गया। भारत में कई गिरमिटिया मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग अनुबंध या गिरमिटिया मजदूरी के सिस्टम का विरोध करने लगे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। विदेशों में भारतीय व्यवसायी। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोटई चेटियारों का नाम आता है। वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर फलते फूलते एम्पोरियम बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत के कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में भारत में बने कपड़े के आयात में भारी मात्रा में कमी आने लगी। 1800 में भारत के निर्यात में
30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था, जो कि 1870 आते आते 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील, इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल भारत आने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था और भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहर कर्जे की भरपाई और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन का खर्च भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। युद्ध काल की अर्थव्यवस्था। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्च उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। युद्ध के बाद के सुधार। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लद चुका था। युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के दौरान पूरी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूरी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे। उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। कार उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इस तरह से बिजली के सामानों, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण मांग को और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधरने का मौका मिला। ब्रेटन वुड यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को ही ब्रेटन वुड समझौते के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। वस्तुओं का प्रवाह। अंग्रेजी शासन के समय गेहूं, सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रवाह भारत से इंग्लैंड में होता था। मशीन निर्मित सामान का प्रवाह इंग्लैंड से भारत में होता था। श्रमिकों का प्रवाह। भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते उपलब्ध थे।
इसलिए अंग्रेज उन्हें चाय, कॉफी, नील तथा तंबाकू के बागान में काम करने के लिए ले जाते थे। होसे दक्षिणी अमेरिका के एक देश त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस के मेले का नाम होसे है। G77 विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज उठाई। प्रश्न, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। उत्तर, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्रश्न, किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में विटो का प्रभावशाली अधिकार है। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न, लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। उत्तर, आलू। प्रश्न, कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया। उत्तर, भाप इंजन तथा रेलवे। प्रश्न, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। उत्तर, महामंदी के कारण। प्रश्न, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की। उत्तर, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। प्रश्न, भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कारक बताइए। उत्तर, व्यापार, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, पूंजी। प्रश्न, रिडरपेस्ट क्या है। उत्तर, पशुओं की बीमारी, प्लेग। प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका में एल्डोराडो क्या है। उत्तर, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग थलग पड़ने लगा। उत्तर, 15वीं सदी से। प्रश्न, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, सिल्क मार्ग। प्रश्न, किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉरन लॉ लागू किया। उत्तर, ब्रिटेन ने। अमेरिका जाने वाले समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुए। 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर, आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। 2, गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। 3, यूरोप में धार्मिक टकराव होते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे। उत्तर, कॉरन लॉ को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात। 2, यूरोप में भयानक बीमारियों का फैलना। 3, धार्मिक टकराव तथा 4, गंभीर अपराध करने के बाद सुरक्षित स्थान अमेरिका था। प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग के औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, 1, आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों के आयात में तेजी से कमी आई। 2, भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 3, बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। प्रश्न, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है। भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा। उत्तर, जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में बाजार में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे माल के निर्यात में इजाफा हुआ, लेकिन जो माल भारत भेजा कर जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। प्रश्न, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। उत्तर, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। 3, अमेरिका से लिए गए कर्ज की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया।
युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश की। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। प्रश्न, आर्थिक महामंदी के क्या कारण बताइए। उत्तर एक, महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2, युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। 3, बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था। 4, अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपियन देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। 5, हजारों बैंक दिवालिया हो जाना। 6, शेयर मार्केट का गिरना आदि। सही मायने में 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बाजार में मांग का न होना, बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है, जिससे शेयरधारकों के 40 अरब डॉलरों का सफाया हो गया था। औद्योगिक उत्पादकों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ, लेकिन उत्पादन की तुलना में इन सभी चीज़ों की मांग नहीं बढ़ी, जिससे कंपनियों की सेल्स कम हुई और चीज़ों का स्टॉक बढ़ा और बैंकों का लोन चुकाना बंद हुआ। वे कंगाल हुए और शेयर मार्केट गिरा और फिर हालात बिगड़ते ही इस तरह महा आर्थिक मंदी छा गई। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। 2, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। 3, किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। 4, महामंदी से अर्थव्यवस्था को भी व्यापक नुकसान हुआ। 5, 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। प्रश्न, 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1, एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। 2, एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था। 3, नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी। 4, वेतन बहुत कम था। काम ठीक से न कर पाने के कारण वेतन काट लिया जाता था। 5, मजदूरों के पास कानूनी अधिकार न के बराबर थे। प्रश्न, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होना। पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों एवं गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करते हैं। प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। उत्तर, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत सोना अमेरिकी डॉलर का आधार था और अन्य मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए आंका गया था। प्रश्न, अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अफीम युद्ध का अर्थ है जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है। इसका परिणाम चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन को हर जाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। बिना किसी अवधि के लिए हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया गया।
प्रश्न, एक 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में चुनें। चीन 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पोट्री जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। अमेरिका 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज अमेरिका तक जा पहुंचे तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें, खनिज पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। प्रश्न, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। उत्तर, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो चेचक ने पूरे महाद्वीप में अमेरिकी समुदायों की बड़ी आबादी को खत्म कर डाला। इस तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। प्रश्न, टिप्पणी करो। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉरन लॉ समाप्ति का फैसला। उत्तर, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की उन्हें कॉरन लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉरन लॉ को फौरन निरस्त कर दे। कॉरन लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। प्रश्न, टिप्पणी करो। अफ्रीका में रीडरपेस्ट का आना। उत्तर, अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से लाए गए जानवरों व घोड़ों द्वारा रीडरपेस्ट अफ्रीका पहुंची। रीडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। प्रश्न, टिप्पणी लिखो। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के पुरुष थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। इस कारण युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। प्रश्न, टिप्पणी लिखो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। उत्तर, 50 और 60 के दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्वव्यापी प्रचार हुआ। चूंकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करने लगी थी, अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्रों को उन्हीं देशों में लगाने आरंभ कर दिए जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहते थे।
अब उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इन कंपनियों ने एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित किए जहां वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले सबसे कम वेतन देना पड़ता था, अतः इन कंपनियों ने यहाँ पर अत्यधिक निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए, जिससे विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल दिया। प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? उत्तर, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। प्रश्न, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1. औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया कि इनका कोई खरीदार न रहा। 2. कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। 3. संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर ही ये कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। 4. यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। अमेरिका के शेयर बाजारों में शेयरों की कीमत में गिरावट, इसकी वजह से लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। प्रश्न, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे विकसित देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और अपना एक संगठन बनाया, जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। उत्तर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थानों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संस्थानों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।